हेलो बच्चों। जो बच्चे जेई या नीट 2025 और 26 का एग्जाम देने वाले हैं, उन बच्चों के साथ मैं ये डिस्कस करना चाह रहा हूँ कि आपके जो सीनियर्स हैं जिन्होंने 2024 में या 23 में जो एग्जाम्स दिए, उन्होंने कौन सी कॉमन मिस्टेक्स कमिट की। और इन मिस्टेक्स के बारे में अगर आपको पहले से इंफॉर्मेशन रहे तो आप थोड़े से ज्यादा इन्फॉर्म तरीके से पूरे के पूरे अपने साल को या 2 साल को प्लान कर सकते हो। और जब भी इस तरह की गलती आपसे हो तो आपको याद रहे कि हाँ, सर ने कहा था कि ऐसी गलतियां हो सकती हैं, तो आप थोड़े से एक्स्ट्रा कॉशियस रहें और ऐसे केस में आप कभी अपने पाथ से भटके नहीं। हालांकि मैंने कोशिश की है कि जो बच्चे जेई 2023 और 24 में एग्जाम दे चुके हैं, उन्होंने जितनी सारी मिस्टेक्स कमिट की मैं सारे के सारे यहाँ पर लिखूं। फिर भी अगर कोई मेरे से गलती अगर मिस हो गई हो तो वो बच्चे कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं, तो इससे आगे आने वाले बच्चों को कुछ ना कुछ हेल्प मिल सकती है। जो आगे आने वाले बच्चे हैं जो जेई या नीट 2025 और 26 की प्रिपरेशन कर रहे हैं, वो अगर इन सारी की सारी बातों का अगर ध्यान रखेंगे तो मैं बहुत श्योर हूं कि वो अपने पोटेंशियल के हिसाब से पोटेंशियल के कोहेरेंटली परफॉर्म कर लेंगे। हालांकि अगेन, टीचर तो सिर्फ और सिर्फ बता ही सकता है कि बेटा ऐसा मत किया करो, ऐसा मत किया करो, ऐसा किया, ऐसा 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 किया करो, ये मत किया करो। लेकिन उसको मानना हर बच्चे के बस की बात नहीं होती। मैं अपना धर्म निभा रहा हूं कि मैं सारी की सारी बातें आपको अच्छे से बता दूं। मानना नहीं मानना ऑब्वियस बात है कि वो आप पर डिपेंड करता है। मुझे फिर भी ऐसा लगता है कि जितने बच्चे बातें सुन रहे होंगे, उसमें से कम 10-12% बच्चे ऐसे होंगे जो पूरे साल भर या 2 साल भर इन सारी की सारी बातों को एग्जैक्टली वैसा का वैसा मानेंगे। ठीक है। बाकी बच्चे ऑफ कोर्स बेटा ठीक है, कुछ दिन मानेंगे फिर भूल जाएंगे, फिर कुछ दिन मानेंगे कुछ भूल जाएंगे। तो वो अपने हिसाब से अपनी क्षमताओं के हिसाब से परफॉर्म नहीं कर पाएंगे, ये मान के चलो। तो चलिए सबसे पहले स्टार्ट करते हैं। दैट इज ऑफ कोर्स ओवर कॉन्फिडेंस कि यार मैं तो बहुत ही फोड़ू हूँ, मुझे तो सब आता है, मैं तो ब्रह्मा जी का अवतार हूँ, मेरे बराबर तो कोई है ही नहीं। ये ओवर कॉन्फिडेंस अक्सर ज्यादातर 11th क्लास के बच्चे में होता है। ड्रॉपर तक आते आते तो बच्चे के काफी सारे ज्ञान चक्षु खुल चुके होते हैं, उससे पता चल जाता है कि भाई एग्जाम कहाँ है और मैं कहाँ हूँ, और ये जो गैप है इसे कवर करने के लिए मुझे फाइट मारनी पड़ेगी, मुझे एफर्ट्स मारने पड़ेंगे। लेकिन जो 11th क्लास का बच्चा होता है उसे कई बार ना एग्जैक्टली आइडिया नहीं होता है कि कंपटीशन कितना टफ है। एग्जाम क्रैक करने के लिए, एग्जाम में अच्छे नंबर लाने के लिए, अच्छी रैंक लाने के लिए, अच्छी कॉलेज लाने के लिए, अच्छी ब्रांच लाने के लिए मुझे एफर्ट्स लगाने ही पड़ेंगे, मुझे कोशिशें करनी ही पड़ेंगी, मुझे पढ़ना ही पड़ेगा। सिर्फ और सिर्फ विश करने से काम नहीं चलेगा। तो ये ओवर कॉन्फिडेंस काफी सारे बच्चों को, खासतौर से 11th क्लास के बच्चों को रहता है। कुछ बच्चे ऐसे भी होते हैं जो ड्रॉपर में पहुंच जाते हैं फिर भी उनके ज्ञान चक्षु नहीं खुले होते हैं। उनको ऐसा लगता है कि यार 11th 12th क्लास तो ये कुछ है ना, कुछ एक्सटर्नल फैक्टर्स थे, इसके कारण मैं शायद अच्छा नहीं कर पाया। इस बार मैं सारे के सारे जो एक्सटर्नल फैक्टर्स हैं उनको मैं ठीक कर लूंगा और मैं तो बिल्कुल परफेक्ट हूँ, मेरे में कोई दिक्कत है नहीं, मैं इस बार फोड़ दूंगा। तो वो अभी भी ढंग से इंट्रोस्पेक्ट कर नहीं पाया। जो बच्चा 11th 12th क्लास में अच्छे से परफॉर्म नहीं कर पाया और उसके बावजूद वो एक्सटर्नल फैक्टर्स में अगर कमियां ढूंढ रहे हैं कि एनटीए बेकार है, रिजर्वेशन बेकार है ना, इंडिया ही बेकार है, दुनिया ही बेकार है, वगैरह वगैरह, वो अगर एक्सटर्नल फैक्टर्स में अगर कमियां ढूंढ रहे हैं तो मान के चलो कि ही इज बाउंड टू फेल वंस अगेन, जस्ट आफ्टर 1 ईयर। तय बात है। आपको सबसे पहले इंट्रोस्पेक्ट करना पड़ेगा कि हाँ भाई मेरे में क्या कमियां हैं। मैं कमियों पर काम करूंगा तभी तो वो कमियां दूर होंगी। और कमियों पर काम तो तब करूंगा जब मुझे एग्जैक्टली कमियां पता होंगी। अगर मैं और कॉन्फिडेंस में जीता रहूंगा कि हाँ यार मेरे बराबर तो कौन ही है, मैं तो सिर्फ उससे मेरी किस्मत खराब थी, वो तो एनटी वालों ने ऐसा ऐसा कर दिया, ये कर दिया, वो कर दिया, रिजर्वेशन है वगैरह वगैरह, तो वो तो मान के चलो कि वो बच्चा तो अगेन ये सेम बातें 1 साल बाद फिर से रिपीट करने वाला है। तो मैं सभी बच्चों से हाथ जोड़ के कहूंगा कि और कॉन्फिडेंस से दूर रहें। मतलब जो यथास्थिति है उसको पहचानें कि एग्जैक्टली व्हाट द सिचुएशन इज, एग्जाम क्या डिमांड कर रहा है और मुझे जो एग्जाम डिमांड कर रहा है और जो मेरी औकात है उस पूरे के पूरे गैप को किस तरह से फिल करना है, उस गैप को फिल करने के लिए मुझे कितने एफर्ट्स लगाने की कितनी कोशिशें करनी है। तो ओवर कॉन्फिडेंस से थोड़ा सा दूर रहें, कॉन्फिडेंस रखें, ओवर कॉन्फिडेंस नहीं। ठीक है। नेक्स्ट इज बहुत ही ट्रिवियल सा पॉइंट है, बट दैट इज लीकिंग टाइम ड्यू टू डिस्ट्रैक्शंस, खास तौर से मोबाइल और सोशल मीडिया। मोबाइल और सोशल मीडिया में बच्चा मतलब ऐसे टाइम निकालता है कि समय का पता ही नहीं चलता। चाहे बड़ा वो इंस्टाग्राम हो, फेसबुक हो, व्हाट्सअप हो, टेलीग्राम हो, कुछ भी हो, उसमें फटाफट टाइम निकलता चला जाता है। बच्चा चैटिंग करते करते फोन पे लगे लगे यूं टाइम निकलता है। जब पढ़ते हैं तो टाइम बिल्कुल है ना, मतलब धीरे धीरे करके निकलता है। लेकिन जैसे ही इस तरह के डिस्ट्रक्शन में घुसते हैं बड़ा बिल्कुल टाइम बिल्कुल फटाफट निकलता है। सबके साथ होता है ऐसा, ठीक है, मेरे साथ भी हो सकता है। तो ऐसे में मैं कहूंगा कि यू डोंट हैव लग्जरी ऑफ टाइम इन योर हैंड्स। आपको हमेशा ही सोशल मीडिया पर या फिर मोबाइल फोन पर कम से कम समय देना है, स्क्रीन टाइम को कम से कम रखना है।
अगर आपने इस टाइम को अच्छे से मैनेज किया तो आप बाकी बच्चों से बहुत आगे निकल जाएंगे। तो यूज दिस सोशल मीडिया या फिर फोन कंस्ट्रक्टिवली, इट्स योर चॉइस कि तुम उसको किस तरह से यूज करना चाहते हो। बल्कि मैं तो ये कहूंगा कि ना यार, वनवास लो, मतलब वनवास मतलब एग्जाइल पे जाओ। सोशल मीडिया और मोबाइल फोन से जितनी दूरी हो सके उतनी दूरी बनाओ। मोबाइल फोन को सिर्फ और सिर्फ पढ़ाई के लिए ही यूज करो, अपने सर को व्हाट्सअप करने के लिए, मैसेज करने के लिए, कॉल करने के लिए, अपने दोस्तों से बातें बातें करने के लिए इस तरह से यूज करो। लेकिन उस पर पूरे दिन भर सोशल मीडिया पर रहना जो है ये आपके रैंक को लगातार डिग्रेड करेगा ही करेगा। तो सोशल मीडिया से लगातार दूरी बड़ा बनाए। बल्कि मैं तो कहता हूं कि जो भी सोशल मीडिया में ऐसे ऐप्स हैं जो ज्यादा समय लेती हैं उनको अनइंस्टॉल जरूर करें। फोन में सिर्फ और सिर्फ अपने अच्छे दोस्तों से बातें करना, अपने टीचर से बातें करना, उनसे चैट वगैरह करना, उसके लिए यूज कर सकते हो। और ऑफ कोर्स वीडियोस देखने के लिए। ठीक है। नेक्स्ट इज एक्सट्रीमली एक्सट्रीमली इंपॉर्टेंट। ये मेरे ख्याल से किसी भी आप अपने सीनियर से अगर बात करोगे तो मेरे ख्याल सबसे पहला पॉइंट ही वही बोलेगा कि ना रे, मैं तो पूरे के पूरे साल भर या 2 साल सिर्फ और सिर्फ लेक्चर देखता रह गया। क्लास जाता, लेक्चर देखता, या फिर ऑनलाइन पढ़ता तो लेक्चर देखता और लगता कि मेरे को सब आता है। साइंसेज एंड मैथ्स रिक्वायर पेन पेपर ऑलवेज। जब तक आप पेन पेपर यूज नहीं करोगे तब तक आप साइंस को और मैथ्स को समझ ही नहीं सकते। ये कोई सोशल साइंसेज नहीं है, कोई सिविक्स ज्योग्राफी पॉलिटिकल साइंस नहीं है कि आप सिर्फ उसे सुन लो और आप इंफॉर्मेशन गैदर कर लो। यहाँ पर तो इंफॉर्मेशन गैदर करने के बाद उसको अप्लाई करना पड़ता है, तब जाके इंसान सीखता है। सो मैथ्स और साइंस तभी अच्छे होंगे जब आप सवाल करोगे, खुद के हाथों से सवाल करोगे। फॉर एग्जाम्पल, मैं एग्जाम्पल के लिए बोल रहा हूँ, मान लो कि किसी बच्चे को न्यूक्लियर फिजिक्स के अंदर मास डिफेक्ट का फंडा सर ने सिखाया, और मास डिफेक्ट के फंडे पे पहले फंडा सिखाया फिर सवाल करके दिखाया। तो बहुत से बच्चा समझता है कि सर आ तो गया। नहीं, आएगा तभी जब उस एग्जैक्टली सेम कॉन्सेप्ट को एटलीस्ट तुम 5 बार अप्लाई करोगे। तो सिंपल सिंपल आसान आसान कोई 5 सवाल पकड़ो और उसको अच्छे से अप्लाई कर लो। मास डिफेक्ट को और उससे क्यू वैल्यू वगैरह कैसे निकालते हैं उसे अप्लाई कर लो, और जैसे उनका आंसर आ जाए अब समझ जाना कि अब तुम्हारे दिमाग के अंदर बढ़िया तरीके से वो कॉन्सेप्ट भी आ चुका है और उस कॉन्सेप्ट को किस तरह से अप्लाई करना है वो भी आ चुका है। तो सिर्फ और सिर्फ लेक्चर देखने से बात नहीं बनेगी। जो लेक्चर में आपने सीखा है उसको लगातार एक्सरसाइज 1 और जेई मेन की पीवाईक्यू से लगातार रिवाइज लगातार प्रैक्टिस करते रहें। जैसे आप प्रैक्टिस करोगे आपके दिमाग के अंदर अच्छे से इंप्रिंट हो जाएगा और आप अब कभी नहीं भूलोगे। अच्छा, इसमें एक बच्चे जो ना वो मक्कारी के अगले स्टेप पर और जा चुके हैं आजकल। वो क्या करते हैं कि लेक्चर तो देखते देखते हैं, आजकल वो वीडियो सॉल्यूशंस भी देख लेते हैं। मतलब जैसे मान लो कि मैंने कहा कि बेटा ना तुम ना सवाल करो, तो बच्चा सोचता है कि मैं तो क्या सवाल करूंगा, मैं तो है ना टीचर को सवाल करते हुए देख लेता हूं। तो ये भी अपने आप में एक बुरी चीज है। टीचर जो सवाल करा रहे हैं, मतलब मैं भी जैसे एडवांस के सवाल कराता हूँ पीवाईक्यूज की फॉर्म में, तो बच्चा ये नहीं सोचे कि यार सर ने 20 सवाल करा दिए, मैं 20 सवाल सर को करते हुए देख लेता हूँ तो उसमें कुछ सीख जाऊंगा। नहीं, तुम नहीं सीखोगे। हाँ, उन 20 सवाल में से कोई 5 सवाल ऐसे हो जो आपको लगता है कि आपने ट्राई कर लिए और आपसे नहीं हुए, तो आप बेटा मेरे वीडियो सॉल्यूशंस देखो। तभी आपको वो सवाल समझ में आएंगे, तभी वो सॉल्यूशन समझ में आएंगे, और तभी आपको ये समझ में आएगा कि सर का आंसर क्यों आया और मेरा क्यों नहीं आया था। तभी वो कॉन्सेप्ट गहराई से आपके मन में, दिमाग के अंदर फिट होंगे, अदरवाइज फिट नहीं होंगे। तो जो भी आप टीचर्स को सोल्व करते हुए देख रहे हो, वो जो मतलब प्रैक्टिस सेशंस टाइप है, वो तभी यूजफुल है जब आप साथ साथ सवाल कर रहे हो, अदरवाइज यूजफुल नहीं है, बल्कि वो आपकी रैंक को गिरा देंगे। तो साथ साथ सवाल जरूर करें, है ना। तो पेन पेपर तो कंपलसरी है। ठीक है। नेक्स्ट इज चेंजिंग प्रैक्टिस मटेरियल फ्रीक्वेंटली एंड चेंजिंग टीचर्स। बच्चा है ना जहां से कहीं से पढ़ रहा है, जिस मटेरियल को वो कर रहा है उसे ना फोमो आता ही आता है। उसे है ना मतलब जो मतलब मैं बहुत ही क्लियरली इस बात को बोल रहा हूँ कि बच्चा है ना जहां कहीं से पढ़ रहा होगा, उसे पढ़ने में जैसे ही हल्की सी भी दिक्कत आएगी, थोड़ी सी भी दिक्कत आएगी, तो वो अचानक से ना ये सोचेगा कि यार जरूर या तो स्टडी मटेरियल में दिक्कत है या जरूर मेरे टीचर में दिक्कत है, क्योंकि मैं तो परफेक्ट हूँ। तो ऐसे में ना मैं एक काम करता हूँ, मैं मेरे टीचर को या फिर स्टडी मटेरियल को चेंज करके देखता हूँ क्या होता है। फिर वो अगेन उसको चेंज करता है। चेंज करने के बाद जब वो नई जगह वापस से पढ़ता है तो फिर अगेन नियरली 10 दिन बाद उसे लगता है कि नहीं यार, अगेन यहां पर भी दिक्कत है, अगेन दिक्कत मेरे में नहीं, दिक्कत यहां पर है। तो वो लगातार ऐसे टू एंड फ्रो मोशन करता रहता है। और बहुत सारे बच्चे तो 11th क्लास के अंदर पूरा का पूरा टाइम इसमें वेस्ट कर देते हैं कि वो एक जगह से दूसरी जगह, दूसरी जगह से तीसरी जगह वो घाट घाट का पानी पीते रहते हैं। और सिर्फ उनके पूरे साल भर में पहले 4 चैप्टर होते हैं, पहले 4 चैप्टर उन्होंने 10 जगह से कर लिए। इससे अच्छा पूरा का सारा सिलेबस सिर्फ और सिर्फ किसी एक जगह से कर लिया होता तो ज्यादा होता। बल्कि मैं तो ये कह रहा हूं कि सारा का सारा सिलेबस आपने द वर्स्ट ऑफ द सोर्स है ना उससे भी कर लिया होता, तब भी आप बेटर रहते। मैं बहुत ही क्लियरली बोल रहा हूं इस बात को कि आपने
4 चैप्टर अलग अलग जगह से पढ़ो, या फिर सारे के सारे सिलेबस को आप किसी भी एक जगह से पढ़ लो। जो भी मान लो सबसे खराब पढ़ाता हो, सबसे खराब मटेरियल कराता हो, आप वहीं से भी कर लोगे ना, तब भी आप बेटर पोजीशन। तो स्टिक टू वन थिंग। बच्चा क्या सोचता है कि जो शीट मैं कर रहा हूं ना वो तो काम की है नहीं, जो शीट बाकी बच्चे कर रहे हैं ना वो काम की है, और जो बाकी बच्चे जो शीट कर रहे हैं ना वो ये सोच रहे हैं कि ये शीट काम की नहीं है, ये वाली शीट काम की है। तो सारे बच्चे बस सिर्फ और सिर्फ टू एंड फ्रो लगातार मोशन करते रहते हैं। उनको ऐसा लगता है कि जो शीट मैं कर रहा हूं उसमें जो सवाल है वो काम के नहीं है, किसी और शीट के जो सवाल है वो बड़े काम के हैं। वो लगातार ऐसे ही भागता रहता है। ऐसे भागते भागते उसके 2-3 साल निकल जाते हैं, और फिर उसकी बड़ा कोई ऐसे खराब से रैंक आती है, और फिर वो लगातार अगेन कुछ ना कुछ बोलता रहता है कि मुझे गाइडेंस नहीं मिली, ये नहीं हुआ, वो नहीं हुआ, फलाना नहीं हुआ, और मेरी जो फेलियर उसके पीछे ये रीजन है। ये रीजन नहीं है, रीजन ये है कि तुम एक जगह टिक के पढ़े ही नहीं। तुम्हें एक जगह टिक के पढ़ना चाहिए था, एक सोर्स को, एक टीचर को पकड़ना चाहिए था, और लगातार उन्हीं के पीछे लगातार तुम्हें रहना चाहिए था। अगर तुम रहते, यू वुड हैव एंडेड रियली वेल। तो ठीक है, तो ऐसा मत समझना कि ना बेटा कोई है ना इधर उधर। जैसे मैंने देखा है बच्चे को है ना कितने ही सवाल देते टीचर, किसी भी अच्छे से अच्छे इंस्टीट्यूट उसको कितने ही सवाल देते, उसके बाद भी बच्चा टेलीग्राम पे जाएगा, कोई रैंडम सवाल उठाएगा और उस रैंडम सवाल को लेके आएगा कि यार ये वाला सवाल ही करना है। जो मेरी शीट के अंदर जो 1000 सवाल है वो नहीं पूछने मेरे को, मेरी डीयूपी के अंदर जो 1500 सवाल है वो नहीं पूछने मेरे को, जो टेस्टों के अंदर 700-800 सवाल हो रखे हैं वो नहीं करने मेरे को। मुझे तो सिर्फ ये वाला सवाल चाहिए जो मेरे को टेलीग्राम पे मिला है, बस। मुझे इसके अलावा और कुछ चाहिए नहीं लाइफ के अंदर। अब वो बच्चा जो है ना वो इस बात को समझ नहीं पा रहा कि तेरे इंस्टीट्यूट ने जो तेरे को शीट दी, जो डीपी दी, जो टेस्ट दिए, है ना, जो तेरे को रिवीजन मटेरियल दिया, वो सारा का सारा मोर देन एनफ है। उसका अगर तू 70-80% भी अगर कर लेगा तो तेरी जो क्षमता होगी उससे बेटर रैंक तेरी आ जाएगी। लेकिन उसे क्या चाहिए, उसे वो वाला सवाल चाहिए जो उसने टेलीग्राम पे किसी बच्चे ने उससे पूछा है। पता नहीं उसकी वैल्यूज भी सही है या नहीं है, पता नहीं किसी ने मजे लेने के लिए e⁻x² का इंटीग्रेशन तो नहीं पूछ लिया जो इंटीग्रेबल ही नहीं है। ठीक है, तो हु नोज दैट। तो लेकिन उस बच्चे का कॉन्फिडेंस ही नहीं है कि मैं जहां पढ़ रहा हूं वहां सही पढ़ रहा हूं। उसे लगातार फोमो होता रहता है, फियर ऑफ मिसिंग आउट होता रहता है कि शायद जो बाकी बच्चे कर रहे होंगे वही कुछ कमाल कर रहे होंगे, मैं ही खराब कर रहा हूं। ऐसा नहीं है, जहां पढ़ रहे हो वहां आराम से, इत्मीनान से, पेशेंस से, अच्छे से पढ़ो। ठीक है ना, मतलब एक गुरु रखो, उसी गुरु को लगातार फॉलो करते रहो, वो जैसा कहें जैसा बताएं वैसे लगातार उनके साथ साथ लगातार चलते रहो। बहुत सारे लोगों से फंड लेने की आवश्यकता नहीं है, बहुत ज्यादा मटेरियल करने की आवश्यकता नहीं है, बहुत ज्यादा बुक्स बाय करने की आवश्यकता नहीं है, बहुत सारे टेस्ट सीरीज बाय करने की आवश्यकता नहीं है। सिर्फ और सिर्फ एक चीज पकड़ो और वहीं से पढ़ते रहो। जो कंपटीशन का बच्चा है वो कंपटीशन का बच्चा सारे के सारे लेक्चर आराम से अटेंड करे, सारा का सारा मटेरियल पूरा का पूरा बढ़िया से निपटाए। जितनी शीट्स हैं, पीवाईक्यू वाली जो बड़ा बुकलेट दे रखी है वो है, एडवांस वाली जो बुकलेट दे रखी है वो है, जो तुम्हारे पेपर हैं वो है, जो डीपीज मिली है वो है, वो करो। वो सारा का सारा कंप्लीट अगर कर लिया तो मान के चलो कि तुम्हें कोई भी रैंक आ सकती है। उसका अगर 80% भी कर लिया तब भी कोई सी रैंक, कोई भी सी भी रैंक आ सकती है, अच्छी से अच्छी रैंक आ सकती है। तुम उसको फॉलो करो, उसी पे लगातार लगे रहो। ठीक है, किसी बच्चे ने अगर मान लो कि मैं तो साफ साफ बोल रहा हूँ कि 19 से लेकर 24 तक के सारे पीवाईक्यूज भी अगर निपटा दिए तो उसने सारे टाइप ऑफ सवाल देख लिए। अब जे कोई नया प्रकार का सवाल नहीं पूछने वाला। ठीक है, उनमें से ही कोई ना कोई सवाल पूछने वाला है, तुम इधर उधर भागते रहो वो अलग बात। ठीक है, तो स्टिक टू वन थिंग। नेक्स्ट इज बट ऑफ कोर्स इनकंसिस्टेंसी, 5वां पॉइंट। बहुत सारे बच्चे इनकंसिस्टेंट रहते हैं, मतलब वो जो इमोशनल टर्मोल्स होते हैं ना, कि अचानक से सैड फील कर रहे हैं तो पढ़ाई कम कर दी, अचानक से बहुत ही एस्थेटिक फील कर रहे हैं, मस्त फील कर रहे हैं तो पढ़ाई कम कर दी। ठीक है, तो घर में कोई शादी वादी आ गई तो अचानक से 5 दिन निकल गए, तबीयत का ख्याल नहीं रखा, तबीयत खराब हो गई, फिर अगेन इनकंसिस्टेंसी आ गई। तो जो इनकंसिस्टेंसी है ये तुम्हें पे करेगी। बल्कि मैं तो ये कहता हूं कि तब भी पढ़ो जब आप सैड फील कर रहे हो। पढ़ाई भी अपने आप में एक मेडिटेशन है। पढ़ाई भी अपने आप में एक ऐसी चीज है जिससे इंसान बहुत सारी चीजें भूलता है और एक जगह ध्यान लगाकर अपने आईक्यू को, एप्टीट्यूड को, एनालिटिकल स्किल्स को बेटर करता है। जैसे मेरे लिए पढ़ाना अपने आप मेडिटेशन है। जब मैं पढ़ाऊंगा तो ऑब्वियस बात है कि मैं सारी चीजें भूल जाऊंगा। जब मैं अभी तुमसे बात कर रहा हूँ तो ऑब्वियस बात मैं सारी चीजें भूल चुका हूँ, मेरे लाइफ में क्या चल रहा है, क्या हो रहा है, क्या अच्छा है, क्या बुरा है, सब भूल चुका हूँ। सिर्फ और सिर्फ क्या बात है उस बात पर ही सारा का सारा ध्यान है, और यही तो ऑफकोर्स मेडिटेशन है। तो इसी तरह से अगर मान लो कि आपकी लाइफ में कभी ऐसा समय आए जो सैडनेस का हो, तब भी पढ़ाई करो। जब आप पढ़ाई करोगे तो ऑफकोर्स जो सैडनेस है उसके जो कारण है वो आप भूल जाओगे, जो आपके लाइफ में ट्रॉमा आप उसको भूल जाओगे, अगर आप ढंग से पढ़ाई कर रहे हो तो कंसिस्टेंट रहें और पढ़ें तब भी जब आप दुखी हो, खास तौर से तब पढ़ें जब आप दुखी हो। ठीक है,
पढ़ने से बहुत फर्क पड़ता है, रीडिंग से, सवाल करने से। कई बार कोई बहुत ही टफ सा सवाल, बहुत अच्छे कॉन्सेप्ट का सवाल हम अच्छे से ट्राई करते हैं, आधे घंटे लगते हैं, फिर जब आंसर आता है उसका एक अलग आनंद होता है कि यार मैं इस तरह के सवाल को कर पाया, इतने टफ सवाल को अगर मैं कर सकता हूँ तो मैं लाइफ के अंदर और भी कोई मुसीबत आएगी तो उसे फेस कर सकता हूँ, उसे मैं ओवरकम कर सकता हूँ। यही तो मतलब ठीक है लर्निंग से। ठीक, तो स्टे कंसिस्टेंट। जब भी लाइफ में ऊंच नीच आए तब भी कोशिश करो कि आपको कंसिस्टेंट रहना है। ठीक, नेक्स्ट इज इग्नोरिंग हेल्थ एंड फिजिकल एक्टिविटीज। बहुत सारे बच्चे पढ़ाई के चक्कर में नींद से कॉम्प्रोमाइज करते हैं, जंक फूड खाते हैं। बल्कि मैं तो कहता हूँ कि पढ़ाई के चक्कर में वो नींद से कॉम्प्रोमाइज नहीं कर रहे, वो सोशल मीडिया फोन के चक्कर में नींद से कॉम्प्रोमाइज कर रहे हैं। पढ़ाई के चक्कर में नींद कॉम्प्रोमाइज करते फिर भी समझ में आता है, वो तो सिर्फ उसे मोबाइल फोन देखने के चक्कर में नींद से कॉम्प्रोमाइज कर रहे हैं। नींद से, फिजिकल एक्टिविटीज से, खेलने कूदने से, दोस्तों से बात करने, अच्छे दोस्तों से बात करने में, पेरेंट्स से बात करने में, टीचर से बात करने में कोई नुकसान नहीं है। अगर आपको आधे घंटे को मेडिटेशन करने की, बैडमिंटन खेलने की, है ना, अपने पेरेंट्स से बात करने की अगर आदत है तो मेंटेन रखिए इसे। उस आधे घंटे में कोई खास फर्क नहीं पड़ जाएगा। ऐसा नहीं कि उस आधे घंटे के अंदर अपन कोई, है ना, 2000 रैंक से रैंक 1 पहुंच जाएंगे, नहीं। आपकी फिजिकल मेंटल वेलबींग उतनी ही इंपॉर्टेंट है जितनी आपकी रैंक इंपॉर्टेंट है। बल्कि मैं तो कहूंगा कि रैंक के लिए फिजिकल और मेंटल वेलबींग ज्यादा इंपॉर्टेंट है। तो जो आपको पसंद आता हो वो कीजिए, लेकिन जंक फूड से दूर रहिए और 6 घंटे से कम की जो नींद है उससे दूर रहिए। आपको एटलीस्ट 7 घंटे की नींद तो चाहिए चाहिए। और कभी ये मत बोलना कि यार मैं तो पढ़ाई के चक्कर में नींद भूल जाता हूँ या फिर पढ़ाई के चक्कर में नींद से कॉम्प्रोमाइज कर रहा हूँ। इतना बेवकूफ कोई नहीं, सब समझते हैं। ठीक है, आप अगर नींद से कॉम्प्रोमाइज कर रहे हैं तो उसके पीछे कारण आपकी पढ़ाई नहीं है, उसके पीछे कारण आपका फोन है। ठीक है, तो झूठ बोलना बंद करें। नेक्स्ट इज, बहुत सारे बच्चे ना बहुत सारी प्लानिंग करते हैं, एग्जीक्यूशन बिल्कुल नहीं करते। दिन भर सोचते रहते हैं मैं ये कर लूंगा, मैं वो कर लूंगा, ऐसे कर दूंगा, वैसे कर दूंगा, है ना, और एग्जीक्यूट नहीं करते हैं। एग्जीक्यूशन पे फोकस करें, प्लानिंग कम से कम करें। प्लानिंग बल्कि नेग्लिजिबल रखें, बिल्कुल चीज़ें सिंपल रखें कि हाँ भैया मेरे को 9 घंटे पढ़ना है, कम से कम एक बार 3 घंटे पढ़ना ही पढ़ना है, सीधी सी बात है, इतना ही। ठीक है, तो एग्जीक्यूशन पर फोकस बड़ा ज़्यादा करें, प्लानिंग पे फोकस कम करें। नेक्स्ट इज, बहुत सारे बच्चे ना तो रिवाइज करते हैं, ना टेस्ट देते हैं, ना ही टेस्ट को एनालाइज करते हैं। हमेशा रिवीजन की हैबिट डालें। जब भी टेस्ट आए उससे पहले रिवाइज जरूर करके पेपर दें। जब आपने टेस्ट दे दिया, टेस्ट कभी मिस ना करें। और जैसे टेस्ट दे दिया, टेस्ट में जितने सवाल गलत हुए उनको वापस से सॉल्व करें, फिर से सॉल्व करें। और अगर आपसे सवाल कोई गलत हुआ तो उसके आगे लिखिए जरूर कि मेरे सवाल गलत क्यों हुआ। ये कंपलसरी एक्सरसाइज है। जब भी पेपर आए रिवीजन करें, रिवीजन करने के बाद उस रिवीजन के बाद ही पेपर दें, और पेपर में गलती हो उस गलती को लिखें कि मुझसे ये गलती हुई। चाहे जितनी छोटी गलती हो आप उसको लिखें जरूर कि यार मैं इतना बेवकूफ हूं कि मैंने काइनेटिक फ्रिक्शन के वर्क डन के बावजूद टोटल मैकेनिकल एनर्जी कंजर्व कर दी। लिख दो इस बात को कि यार मैंने तो ना बीटा माइनस जीके के अंदर बीटा प्लस जीके का फॉर्मूला लगा दिया। जो भी है, जितनी छोटी गलती है आप उसको लिखिए जरूर। ठीक है, नेक्स्ट इज टू मच फंडे एंड डिडंट कीप इट सिंपल। देखो मैं बहुत ही क्लियरली बोल रहा हूँ कि जे इज वेरी सिंपल। मतलब तुम्हें नहीं लग रहा, वो अलग बात है, बट मेक इट, मतलब टेक इट वेरी लाइटली। मतलब बहुत ज्यादा ऐसे मत सोचा करो कि ना ये कर दूंगा वो कर दूंगा, ऐसे कॉम्प्लेक्स मत क्या करो। थिंग्स आर वेरी सिंपल। जेई एक बहुत ही खास तौर से जेई मेन जो है वो बहुत ही प्रोसीजरल और कन्वेंशनल टाइप ऑफ एग्जाम है, बहुत ज्यादा कॉम्प्लिकेटेड एग्जाम नहीं है। पैटर्न पहले से पता है, सिलेबस पहले से वेल डिफाइंड है, पेपर के अंदर जो सवाल है वो लगभग लगभग वही पूछ रहे जो प्रोसीजरल सवाल है जो पिछले 4 साल से पूछ रहे हैं। कोई भी नए प्रकार का आउट ऑफ द बॉक्स थिंकिंग वाला सवाल जेई मेन में नहीं है। एडवांस में है, लेकिन जो बच्चा जेई मेन के अंदर 7,000 रैंक लेके आएगा वो एडवांस में भी 7,000 रैंक ले आएगा। तो पहले तुम एक बार जेई मेन तो निकालो। ठीक है, तो थिंग्स आर वेरी सिंपल, डोंट कॉम्प्लिकेटेड। कितनी सिंपल है कि क्लास अटेंड करनी है, ठीक ठाक नोट्स बनाने हैं, नोट्स में बहुत ज़्यादा टाइम वेस्ट नहीं करना है। ठीक है ना, बढ़िया तरीके से जो मेरे को बात समझा है उस तरह से लिखना है। प्रैक्टिस जितनी हो सके उतनी ज़्यादा करनी है, सवाल जितने ज़्यादा कर पाऊँ उतने ज़्यादा सवाल करने हैं। बहुत ज़्यादा टफ क्वेश्चन, ऐसे नहीं कि सीधे टफ क्वेश्चन पे कूद के चले गए। इजी इजी प्रोसीजरल सवाल करने, और ऐसे सवाल करते करते बाद में टफ सवाल की तरफ मुझे मूव करना है, सीधे टफ सवाल पे नहीं जाना है। जब भी टेस्ट आएगा उससे पहले मुझे रिवीजन करना है, टेस्ट अच्छे से देना है, टेस्ट का एनालिसिस करना है, एंड आई हैव टू रिपीट ऑल दीज फॉर द नेक्स्ट 13 मंथ्स एंड दैट इज एनफ। इट इज एज सिंपल एज दैट। इसे ज्यादा कॉम्प्लिकेट ना करें कि यार ये करना है वो करना है, ये स्ट्रेटेजी है वो स्ट्रेटेजी, सब फालतू बातें। ठीक है, बिल्कुल फालतू बातें। जे एक सिंपल इजी प्रोसीजरल कन्वेंशनल एग्जाम है, उससे ज्यादा कुछ भी नहीं है।
हाँ, कभी बोलते बोलते टीचर से बोल देते हैं कि यार बहुत ही कॉम्प्लिकेटेड है, ये है वो है, वो तो ठीक है बेटा, एक तरीके से ऐसा मान सकते हो कि एक बिजनेस स्ट्रेटेजी है कि हाँ भाई बच्चे को बताओ कि हाँ भाई एग्जाम बहुत ही भयंकर है, बहुत ही खतरनाक है, ये तो मैं तेरे को पढ़ा रहा हूँ इसलिए तेरा सिलेक्शन हो पा रहा है, वरना तेरा सिलेक्शन कहाँ होना था। बट की सच्चाई तो इससे डिफरेंट है, बहुत ही ईजी प्रोसीजरल फ्लैट एग्जाम है। और हर साल जेई में आईआईटी एनआईटी ट्रिपल आईटी के अंदर 40,000 बच्चों को ठीक ठाक सीट मिलती है। बिट्स की और अच्छी प्राइवेट कॉलेज की सीटें और काउंट करो तो 50,000 के आसपास बच्चों को जेई के थ्रू अच्छी सीटें मिलती है, जेई बिट सेट के थ्रू सीट मिलती है। उन 50,000 सीटों पर बैठने के लिए आपको कोई पहाड़ नहीं खोदना, चीजें सिंपल रखो, रिलैक्स रहो, मस्त रहो, बड़े आराम से हो जाती है। ठीक है, अगर तुम ज्यादा कॉम्प्लिकेट करोगे, ज्यादा फंडे लोगे, ज्यादा स्ट्रेटेजीज देखोगे तो यू विल एंड नो वेयर, बस तुम उस विशेष सर्कल में लगातार फंसते रहो। कीप इट वेरी सिंपल, लेक्चर अटेंड करें, लेक्चर से ठीक ठाक प्रॉपर नोट्स बनाएं, सवाल करें, सारे टेस्ट दें, टेस्ट से पहले रिवाइज करें, टेस्ट में कोई गलती हो तो उस पर वर्क करें, एंड कीप इट एज सिंपल एज दैट। ठीक है, इट इज अ वेरी प्रोसीजरल एग्जाम, नथिंग लेस नथिंग मोर देन दैट। ठीक, बट नेक्स्ट इज इग्नोरिंग एनसीईआरटी। खासतौर से केमिस्ट्री के अंदर तो बड़ा एनसीईआरटी पढ़ना कंपलसरी है, बहुत सारे बच्चे एनसीईआरटी नहीं पढ़ते, बल्कि मैं तो कहूंगा फिजिक्स के अंदर भी एनसीईआरटी जरूर पढ़े। ठीक है, नेक्स्ट इज चेजिंग परफेक्शन। बहुत सारे बच्चे होते हैं जो परफेक्शन के पीछे भागते रहते हैं कि यार ये वाला चैप्टर जब तक मेरे को है ना ऑल इंडिया रैंक 1 लेवल तक के नहीं आएगा ना, तब तक मैं अगला चैप्टर पढ़ूंगा ही नहीं। ऐसे बच्चे पूरी की पूरी 11वीं क्लास में सिर्फ 4 चैप्टर पढ़ते हैं। ऐसे बच्चे ड्रॉपर ईयर के साथ भी सिर्फ और सिर्फ 7 या 8 चैप्टर करके जेई मेन का पहला अटेम्प्ट देके आते हैं। और जब वो वहां पर देखते हैं कि यार सारे सवाल तो बिल्कुल प्रोसीजरल फ्लैट से पूछ रखे हैं, काश मैंने सिलेबस कंप्लीट किया होता तो मेरी ये रैंक आ जाती, वो रैंक आ जाती। फिर वो अगेन जनवरी से लेके मार्च वाला जो अटेम्प्ट, अप्रैल वाला जो अटेम्प्ट है उसके बीच में जैसे वो फाइट मारता है तो उस टाइम तक कॉम्पिटिशन हो जाता है और वो ऑफकोर्स कुछ कर नहीं पाता। तो ऑब्वियस बात है बेटा, ज़्यादा परफेक्शन के पीछे ना भागे, है ना। यूनिक यार ये चीज़ मेरे को ढंग से आएगी ना तभी मैं भयंकर तरह से आगे जाऊंगा, ऐसा कुछ नहीं है। सिंपल सिंपल अगर एक्सरसाइज 1 के सवाल बन रहे हैं, अगर जेई मेन की बुकलेट के अगर सवाल बन रहे हैं तो मूव ऑन करें, कोई दिक्कत नहीं, यूर डूइंग फाइन। और उन एक्सरसाइज 1 के और जेई मेन की बुकलेट के 70-80% सवाल बन रहे हैं और बाकी जो 20-23% के अगर सवाल जो तुमसे नहीं बन रहे हैं उसके अगर तुमने डाउट पूछ लिए तो इट मीन्स दैट यू आर डूइंग रियली फाइन, यू कैन गेट एनी रैंक। जो तुम्हारी क्षमता होगी उसके हिसाब से तुम्हारी कोई सी भी रैंक आ सकती है, तुम्हें चिंता करने की बात ही नहीं। ज़्यादा परफेक्शन के पीछे ना भागे, जो बच्चे परफेक्शन के पीछे भागते हैं वो बच्चे सिलेबस ही कंप्लीट नहीं कर पाते, और जो तो चैप्टर वो छोड़ के जाते हैं उनके बिल्कुल सिंपल सीधे फ्लैट एक लाइन के सवाल पूछते हैं और वो सोचते हैं कि यार काश मैं चैप्टर पढ़ के जाता तो मैं ज़्यादा अच्छा कर पाता। तो परफेक्शन के पीछे ना भागे। बेटा लास्ट पॉइंट दैट इज ऑफ कोर्स रिलाइंग ऑन मोटिवेशन एंड इग्नोरिंग डिसिप्लिन। बहुत सारे बच्चे ना ऐसे सोचते हैं कि ना मोटिवेशन आएगा लाइफ में तब जाके मैं पढ़ूंगा, ऐसे नहीं आता मोटिवेशन। ठीक है, मतलब मोटिवेशन पे रिलाई ही नहीं करना चाहिए, डिसिप्लिन पे रिलाई करना चाहिए। मैं इतनी बजे उठूंगा, मैं इस टाइम से इस टाइम तक पढ़ूंगा, इस टाइम से इस टाइम तक खेलूंगा, इस टाइम से इस टाइम तक मैं वापस से पढ़ूंगा, इस टाइम से इस टाइम तक मैं सोऊंगा। हर चीज़ फिक्स होनी चाहिए, बिल्कुल शेड्यूल्ड होनी चाहिए, तभी आप अपनी मेंटल फिजिकल वेल बींग के साथ अच्छे तरीके से पढ़ पाएंगे। डोंट सीक मोटिवेशन दैट मच। ठीक है, हर बात पर मोटिवेशन के पीछे मत भागा करो। जो मोटिवेशन के पीछे भागते हैं वो बच्चे सिर्फ और सिर्फ इंस्टाग्राम पे रील्स ही देखते रह जाते हैं, उनसे कुछ नहीं होना। बहुत ही क्लियरली बोल रहा हूँ, बहुत सारे बच्चे इस बात को डिसलाइक भी करेंगे बट ऑफ कोर्स आई डोंट केयर, है ना, कि यार है ना सर तो ऐसे बोल रहे हैं, वो तो सच्चाई है। जो बच्चा मोटिवेशन 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 करता रहता है वो लगातार 2 घंटे इंस्टाग्राम पर मोटिवेटिंग रील्स देखने के बाद जाके सो जाता है, सीधी सी बात तो ये है। और जो बच्चा डिसिप्लिन्ड है उसे पता है कि मुझे इस टाइम से इस टाइम तक ये वाला काम करना है, इस काम में ऑफ कोर्स मैं अगर 50 सवाल करूंगा 50 के 50 सवाल मेरे से नहीं बनेंगे, जितने बनेंगे उतने कर लूंगा, जो नहीं बनेंगे उनका डाउट पूछ लूंगा, बिल्कुल चीजें फ्लैट सिंपल रखूंगा। और मैं हमेशा अपने डिसिप्लिन्ड वे में ही रहूंगा, मैं उससे कम ज्यादा कुछ भी नहीं करूँ। तो ये बेटा मेरे पास बहुत ही कुछ कॉमन मिस्टेक्स थी जो बच्चे लगातार कमिट करते रहते हैं, जो आने वाले बच्चे हैं उनके साथ मैं डिस्कस करना चाह रहा था। फिर भी मेरे से कोई पॉइंट मिस हो गया हो तो आप कमेंट बॉक्स में जरूर लिखना, हो सकता है कि आने वाले बच्चों को इससे कोई ना कोई हेल्प मिले। फिर भी अगर आपको मेरे से कोई डाउट पूछने हो, कोई शंका हो, कोई मन में कोई बात हो तो बेटा आप मुझसे कमेंट बॉक्स में पूछ लेना, आई विल ट्राई टू रिप्लाई। पढ़ाई करते रहेगा, ऑल द बेस्ट।